तो बड़ी खबर आपको बता दें, जॉर्डन के आसमान में ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया है। जॉर्डन के एयर स्पेस से गुजरती मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। ये तस्वीर देखिए, क्योंकि इजराइल से बिल्कुल लगता है जॉर्डन, ऐसे में जॉर्डन के एयर स्पेस से आसमान से होकर के गुजरती इजरायली मिसाइलें, और यही वजह है कि कई बार वो जॉर्डन में भी गिर जाती हैं। हालांकि जॉर्डन के आसमान में ही ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट इजराइल की तरफ से कर लिया गया है। जॉर्डन के एयर स्पेस से होकर के जो मिसाइल गुजर रही थी उसे वहीं मार गिराया गया है। ये तस्वीरें देख लीजिए, जॉर्डन के आसमान से, जॉर्डन के एयर स्पेस से ये गुजर रही थी ईरानी मिसाइलें, लेकिन इसे इजराइल के द्वारा वहीं पर इंटरसेप्ट कर लिया गया, वहीं पर गिरा दिया गया है। अब इसके बाद तैयारी इजराइल की तरफ से भी की जा रही है कि अगर ईरान ने अपने हमले बढ़ाए तो किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देना है। जवाब दिया जा रहा है, लेकिन इसी के साथ अभी भी ईरान की तरफ से इजराइल पर जो हमले हैं वो बरकरार हैं, और यही वजह है कि जॉर्डन के आसमान से गुजरती हुई ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट इजराइल की तरफ से किया गया। और अमेरिकी वॉर रूम, जहां से लगातार डोनाल्ड ट्रंप नजर बनाए हुए हैं ईरान पर हुए हमले को लेकर, आखिर उस वॉर रूम में कौन कौन लोग मौजूद हैं, पूरी टीम के साथ वॉर रूम में किस किस से चर्चा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये आपको बता देती हूं। सबसे बड़ा पहला नाम इसमें है डोनाल्ड ट्रंप के साथ जेडी वेंस, जो कि उपराष्ट्रपति हैं। इसके अलावा इस मीटिंग में, इस वॉर रूम में कौन कौन से लोग हैं ये आपको बता दूं। मार्को रूबियो विदेश मंत्री और एनएसए हैं अमेरिका के, साथ ही साथ जॉन रेडक्लिफ सीआईए डायरेक्टर हैं। इसके अलावा पेटे हेगसेथ रक्षा मंत्री हैं अमेरिका के, वो भी मौजूद है। साथ ही सुसी विल्स व्हाइट हाउस चीफ हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। ये वो बड़े नाम हैं जिनके साथ चर्चा लगातार हुई है। व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ हैं जिनसे चर्चा हुई, जिनसे इस वॉर रूम में बातचीत हुई है, और इसी वॉर रूम से लगातार ईरान पर हुए हमले पर अमेरिका नजर रखे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार नजर बनाए हुए हैं और ये जानकारी भी हासिल कर रहे हैं कि खास तौर पर ईरान पर जिन जिन जगहों पर हमले किए गए हैं वहां कितना नुकसान हुआ है ईरान को, ये चर्चा भी हो रही है। रिपोर्ट देखिए। 21 जून 2025 ये तारीख है जिसे इतिहास में ट्रंप की सबसे बड़ी स्ट्राइक के तौर पर याद किया जाएगा। ईरान के 3 परमाणु ठिकाने तबाह हुए और व्हाइट हाउस के JFK रूम में ट्रंप का कमांड पोस्ट। ईरान पर बम गिरे, लेकिन सिग्नल वॉशिंग्टन से गया। जिस कमरे से ओसामा बिन लादेन को मारने का ऑपरेशन चला था, अब उसी सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप ने टू प्रॉमिस 3 के खिलाफ अमेरिका की सबसे बड़ी आक्रामक कार्रवाई की। देर रात ट्रंप सीधे व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम पहुंचे, जहां उनके साथ मौजूद थे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मार्को रूबियो, व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ सुसी विल्स, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन और CIA डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ। ट्रंप शांत थे, लेकिन सिचुएशन रूम में हर आंख उनके इशारे का इंतजार कर रही थी। जेडी वेंस और मार्को रूबियो दोनों ट्रंप के पास बैठे नजर आए। जनरल डैन कैन एक ऑपरेशन को ब्रीफ कर रहे थे, तो वही CIA डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ के सामने मोटी फाइलें थी और उनका कंटेंट ब्लर था, बिल्कुल वैसे ही जैसे भविष्य का नक्शा। वॉर रूम में 3 लेयर की मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ फाइनल ब्रीफिंग हुई। इसी तस्वीर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ कमांडर इन चीफ नहीं, मिशन के क्रिएटर नजर आए। उनकी लाल टोपी पर लिखा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और एक कोड 45, 47, 45 यानी ट्रंप की पहली प्रेसिडेंसी, 47 यानी दूसरी प्रेसिडेंसी। ये टोपी अब एक सैन्य प्रतीक बन गई थी। ट्रंप अमेरिका फौज के हर एक्शन पर नजर बनाए हुए थे, एक कार्रवाई की निगरानी कर रहे थे। हर मिसाइल की टाइमिंग, हर टारगेट की स्थिति ट्रंप की स्क्रीन पर थी। फोटो में गिरे बंकर बस्टर बम नतांश की न्यूक्लियर साइट पर रडार ब्लाइंड अटैक, इस्फहान की धरती से धुएं का तूफान, ये महज सैन्य हमले नहीं थे, ये था ट्रंप के वॉर रूम में बना वेल प्लान्ड एक्शन। हर निर्णय, हर लॉन्च ट्रंप के कमांड सेंटर से फाइनल हुआ और फिर सीधा ईरान के सीने पर वार किया गया। ये तस्वीरें केवल वॉर रूम की नहीं है, अमेरिका की जंगी सोच की तस्वीर है। ट्रंप का चेहरा गंभीर था, लेकिन उस सन्नाटे से गूंज रही थी एक चेतावनी, हमला करो और ईरान का नक्शा बदल दो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। मसूद पेशकियान से पीएम मोदी ने बात की है। पीएम मोदी ने मौजूदा हालात पर चिंता भी जताई है। पीएम मोदी ने तनाव कम करने की मांग की है। प्रधानमंत्री के द्वारा इसके बारे में ट्वीट कर जानकारी भी दी गई है कि उनके द्वारा ईरान के राष्ट्रपति से बात की है। मौजूदा स्थिति के बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। हाल ही में हुई वृद्धि पर गहरी चिंता व्यक्त की है, जो कि युद्ध को लेकर की हुई है। और उन्होंने ये भी कहा कि तत्काल तनाव कम करने संवाद को, इसी को लेकर के संवाद हुआ है। कूटनीति के लिए भी अपना आह्वान हमारी तरफ से दोहराया गया है। क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की शीघ्र बहाली की मांग भी हमारे द्वारा की गई है। ये तमाम बातचीत हुई है क्योंकि ईरान की अगर सीमाओं की बात करें तो ज्यादा दूर इंडिया से नजर नहीं आता है। भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, उसी के साथ ईरान की सीमाएं लग जाती है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये बातचीत हुई है, कर्नल शैलेंद्र, इसे कैसे समझा जाए? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, हम शुरू से कहते आए हैं कि हमारी कंट्री एक अपने हिसाब से जो हमारे कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारा स्टैंड वो है। जहाँ तक मानवता का सवाल है, दुनिया का सवाल है, आई थिंक वर्ल्ड का पहला और अकेला प्राइम मिनिस्टर है जिसने कहा, वो भी कहाँ कहा, जहाँ लड़ाई चल रही थी रूस में, कि दिस इज़ नॉट अ एरा ऑफ वॉर। बट इसके साथ ही साथ उसने ये भी प्रूव कर दिया ऑपरेशन सिंदूर करके कि दिस इज़ नॉट अ एरा टू टॉलरेट टेररिज्म। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अब अगर आप इजराइल और ईरान की वॉर में देखें, इंडिया का स्टैंड एक बिल्कुल करेक्ट स्टैंड है। मैं आज इसको बैलेंस स्टैंड नहीं बोल रहा हूं, मैं करेक्ट स्टैंड बोल रहा हूं। अगर हम ईरान के साथ बात कर कर उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है इसे रोकिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपने बात करनी है, बिना बात के आपका काम नहीं चलेगा। बातचीत तो आपको करनी है। क्यों आप अपनी कंट्री को या किसी और को, क्योंकि इसमें सफरिंग किसकी है? 468 लोग आपके मर गए, वहां पर 200 लोग मर गए। मर कौन रहा है? मानवता मर रही है। दूसरी तरफ इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखी जाए तो इजराइल हमारा एक रिलायबल दोस्त है। क्यों नहीं इंडिया पूरी दुनिया को सिखा सकता कि दोनों तरफ हम एक जैसा रिश्ता रख सकते हैं, क्योंकि हमारा रिश्ता मानवता का है, अच्छाई का है, भलाई का है। लेकिन सर, वही अमेरिका जिसने हमला किया, जिसने दावा किया कि हमने ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है, परमाणु शक्ति बनने की तरफ जो ईरान आगे बढ़ रहा था वो काफ़ी पीछे हो गया है, वो अमेरिका भारत का भी दोस्त है। ईरान से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं, तो क्या इम्पैक्ट कुछ पड़ेगा इसका कि ईरान से भी बात करना, जिस पर अमेरिका ने हमला किया और दोस्ती भी है? आप सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखिए कि उन्होंने पॉइंट ब्लैंक बोल तो दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि इसके ऊपर आप रोक लगाइए, क्योंकि जब तक आप रोक नहीं आपको क्या लग रहा है कि ईरान बातचीत में इंटरेस्टेड नहीं है? अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो वो यूएन में क्यों जा रहा है? वो जो 40 कंट्रियों के साथ बात करने वाला है, क्यों कर रहा है? जिनीवा में जो उससे कल परसों बात करी है, यूएन से भी आपात बैठक बुलाने की मांग की है कि यूएन भी आपात बैठक बुलाए। मैं यही तो बोल रहा हूं, तो वो क्यों जा रहा है यूएन में? देखिए, ईरान को ये बात बड़ी जिम्मेवारी से पता है, नुकसान वो इजराइल के ऊपर कर सकता है, लेकिन वो नुकसान क्या है मैं आपको बताता हूं। ये वो नुकसान है, घर गिर गए, बिल्डिंग गिर गई, कुछ जगह गिर गई, इसमें से कोई भी स्ट्रैटेजिक टारगेट अभी तक कोई डिस्ट्रॉय नहीं हो पाया। ज्यादा बड़ी बात यह है, इजराइल क्या नुकसान पहुंचा रहा है? इजराइल उस जगह पर नुकसान पहुंचा रहा है कि वो सामान जो इजराइल के ऊपर नुकसान पहुंचाएंगे उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है। वो लॉन्चर्स को तोड़ रहा है, मिलिट्री लीडरशिप को तोड़ रहा है, वो साइंटिफिक जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको तोड़ रहा है, वो वहां के मिसाइल साइट्स को तोड़ रहा है, वो मिसाइल डंप्स को तोड़ रहा है, क्योंकि उसे मालूम है इन्हें तोड़ने से मेरे ऊपर जो अटैक आना है, जो आना ही आना है, क्योंकि ये मिसाइल और किसी के लिए है ही नहीं। सो अपने आप देख रहे हैं कि नुकसान का जो डेफिनेशन है वो दोनों जगह चेंज हो रही है। ये माने कोई भूमिका भारत की रहेगी शांति बनवाने में, या ऐसा रिश्ते अच्छे हो सके, बेहतर हो सके? ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा अपना आकलन है कि इंडिया को इस